फिर दूसरा केस है ब्लॉक बुलेट सिस्टम। इसमें हमने बुलेट फायर किया है, वो ब्लॉक से टकराता है। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो ब्लॉक में ही रह जाए या वो ब्लॉक से बाहर आ जाए। तो अगर बुलेट ब्लॉक में ही रहता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम जो है वो एच हाइट तक राइज करेगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्पीड ऑफ बुलेट क्या होगा जिसके लिए एच हाइट तक राइज करे, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं m+m√2gh/m। इसके लिए हमने क्या काम में लिया, इसके लिए हमने काम में लिया एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, के इनिशियल सिस्टम में जो वेलोसिटी थी, जो मोमेंटम था, वो बुलेट के पास था। बाद में आपका ब्लॉक प्लस बुलेट दोनों चले होंगे वी डैश से, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। ये जो वी डैश है ये √2gh के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल यू फाइनल से। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों रहा, क्योंकि हमारी जो टेंशन है वो हमेशा हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन ज़ीरो है। तो केवल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, तो हमने यहाँ पे वो लगाया है। इन दोनों को लगाने पर हमें स्पीड ऑफ बुलेट का फॉर्मूला ये मिलता है। दूसरे केस में कहा है कि बुलेट जो है वो बाहर आ जाती है, तो उस केस में क्या लगाएंगे, उस केस में हम कहेंगे इनिशियली बुलेट का मोमेंटम था mv, बाद में बुलेट की वेलोसिटी रह गई v1 और ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई v2, क्योंकि बुलेट जो है वो ब्लॉक के बाहर आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं mv माइनस mv1 डिवाइड बाय कैपिटल M। अगर पूछा जाए किस हाइट तक गया तो उसे हम एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके काम आ सकते हैं। फिर एक होती है वुडन बोर्ड मैन प्रॉब्लम। वुडन बोर्ड मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, पर्सन जो है वो मूव कर रहा है एक्स रिलेटिव टू बोर्ड, यानी आदमी जो है वो बोर्ड पर एक्स चल रहा है। तो ऐसा आपको जब आप बोर्ड पे होंगे, मान लीजिए आप बोर्ड के हाफ ऑफ द डिस्टेंस चलते हैं, बोर्ड के सेंटर तक पहुंचते हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक्स डिस्टेंस चले। लेकिन ये बात भी देखिए कि जब आप आगे चल रहे होंगे तो बोर्ड पीछे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो अगर आपका मूवमेंट आगे होगा तो बोर्ड का मूवमेंट पीछे होना ज़रूरी है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा, तो सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो डेल्टा एक्सीएम को ज़ीरो मानते हुए हम ये देखते हैं कि आदमी एक्स चलता है रिलेटिव टू बोर्ड, लेकिन बोर्ड उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है x माइनस वाई। वाई वो डिस्टेंस है जो कि आपके बोर्ड प्लस मैन ने मूव किया। अगर यहाँ पे कहा जाए कि पर्सन वॉक कर रहा है विद वेलोसिटी वी आर रिलेटिव टू बोर्ड, तो उसमें भी देखिए उसे लग रहा है वो वी आर से चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से चल रहा है, वी आर माइनस वी से। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डिस्टेंस वो एक्स नहीं चलता, उसी तरीके से वेलोसिटी वी आर से भी वो नहीं चलता। वो चलेगा आगे, बोर्ड जाएगा पीछे, तो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी, वी आर माइनस वी। और यहाँ पे बोर्ड जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, क्योंकि इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे ज़ीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा। तो एम वी आर तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, और आपका जो वी आर है ये वेलोसिटी है रिलेटिव, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ये होगा वी आर माइनस वी, जहाँ पे वी किसका वेलोसिटी होगा, बोर्ड का। तो रिलेटिव मोशन से हम जानते हैं कि अगर आदमी इधर जा रहा है और बोर्ड इधर जा रहा है, वी आर लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड हुआ वेलोसिटी रिलेटिव प्लस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड लेंगे, और जो बोर्ड की वेलोसिटी है वो क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है मैन की वेलोसिटी के, इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने निकाला कि बोर्ड की वेलोसिटी क्या होगी, एक तरीके से ये रिकॉइल वेलोसिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि एम मास जो है वो स्लाइड कर रहा है ए टू बी रिलेटिव टू वेज, और यहाँ पे वेज प्लस ब्लॉक जो है वो किधर मूव करेगा, तो ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आएगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल में ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो आपके वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम को किधर खिसकना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज ना हो।
तो यहाँ पे ये कितना लेफ्ट में खिसकता है इसका कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। इसका वैल्यू आएगा एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम। माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने पहले से ही क्लियर कर दिया कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एल डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन नीचे आने पर हॉरिजॉन्टल में ये कितना चलता है, एल कॉस थीटा। वही रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो पार्टिकल हैं, मास 1 kg 0.5 kg, मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, स्पीड दिए हुए हैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हमसे पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या लगाएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए v1 v2 को हम सेम प्लस में ले लेंगे, अपॉन m1 प्लस m2। तो एक का मास 1 है, एक का मास 0.5 है, 1 वाला 2 से, 0.5 वाला 6 से। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा हमको, ये आएगा हमारा 3.33 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा है दो ब्लॉक है ए और बी, ज्वाइन किया हुआ है कंप्रेस स्ट्रिंग से, सिस्टम को रिलीज करते हैं तो दोनों ब्लॉक हमें मूव करते दिखते हैं अनइक्वल स्पीड से इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो है वो स्टेशनरी रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि शुरू में आपका स्प्रिंग कंप्रेस था, ब्लॉक रेस्ट में थे, यानी इनिशियली मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था। अब आपके स्प्रिंग को छोड़ने पर आपके ब्लॉक्स पर फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से आपकी स्प्रिंग ब्लॉक्स के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है, लेकिन इससे सेंटर ऑफ मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। तो वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम ब्लॉक ए और बी के मास की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी दिख रही है कि डिफरेंट आई है। वेलोसिटी डिफरेंट आने का मतलब ये है कि दोनों को मोमेंटम सेम इम्पार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट हैं। तो मास ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी नहीं हो सकता। फिर कहा है सेंटर ऑफ मास राइट में चलेगा, बिल्कुल गलत, ये इम्पॉसिबल फिजिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कोलिजन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जो इम्पल्सिव इवेंट माना जाता है, जिसमें नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करते। इसमें मोमेंटम लार्ज अमाउंट से पार्टिकल्स का चेंज होता है, ऑल्दो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 ही रहता है, इसलिए ओवरऑल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहता है। कोलिजन में पहला होता है कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसको हम हेड ऑन और ओब्लिक में देखते हैं, हेड ऑन कोलिजन में देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है दो पार्टिकल हैं m1 m2 मास के, चल रहे हैं u1 u2 से, टक्कर के बाद वेलोसिटी हो गई v1 v2। तो पक्की बात है टक्कर होने के लिए u1 को u2 से बड़ा होना पड़ेगा, और टक्कर के बाद v2 ग्रेटर देन v1 जो है वो हो जाएगा। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि आपकी यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज, डिफॉर्मेशन एट्सेट्रा किस प्रकार का है। ई का वैल्यू अगर 1 होता है तो कोलिजन इलास्टिक है, ई का वैल्यू 0 होता है तो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, और अगर ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है तो कोलिजन इन इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक में आपका कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, जैसा कि हम नीचे बता भी रहे हैं, और आपके परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आपका मैक्सिमम लॉस होता है, और उस केस में आपकी बॉडीज टकराने के बाद आपस में साथ चलती हैं। तो अगर बॉडीज़ की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम हो जाए तो समझ जाइएगा उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर आपको 0 लेना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को जिन केसेस में होता है अदर देन इलास्टिक, हम इस तरीके से निकालते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ई का वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। बाकी केसेस के लिए यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्टली, क्योंकि कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सवाल काफ़ी पूछा जाता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए जैसा मैंने आपको बताया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। अगर हमसे यहाँ v1 और v2 की वैल्यू पूछी जाए तो हमारे पास उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, जिसकी मदद से हम v1 v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला ना भी याद रखें तो आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होगा। फाइनल काइनेटिक इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक होगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में जो रहती है ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहती, लेकिन ओवरऑल जो है वो कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन फिर क्या होता है, फाइनल और इनिशियल आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेट है। इनिशियल और फाइनल को देखेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मिलेगा। फिर इसमें आपके सवाल बनते हैं कि स्मूथ
सरफेस है, बिफोर कोलिजन U1 U2 से बॉडीज चल रही हैं। अगर एक बहुत भारी बॉडी एक हल्की बॉडी से टकराती है, जैसे बैट एंड बॉल, ट्रक और मच्छर, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में टक्कर से आपके भारी वाले मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैवी मास की वेलोसिटी वही रहेगी, लेकिन जो हल्का मास था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2u1 माइनस u2। ये तब का केस है जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हों। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उस केस में वेलोसिटी हो जाएगी 2u1 प्लस u2। तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो हम इसको याद रख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगर दीवार के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? दीवार के केस में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो U से जाएंगे, U से आएंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है, यानी कि जा हम रहे हैं U से, लेकिन यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आएंगे EU से। और यही कंसेप्ट ग्राउंड के लिए भी होता है कि ग्राउंड पे अगर बॉल U से टकराती है तो टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी EU, अगली टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी E स्क्वायर U, अगली टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी E क्यूब U। इस तरीके से आपकी जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।